स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने किसकी स्टडी की हुई थी? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की भी स्टडी की हुई थी। ठीक, कुछ चीज़ें उसमें और बची हुई हैं जिसका डिस्कशन हम आज कर लेते हैं। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और आहार नाल के भाग। हमारी जो आहार नाल होती है उस आहार नाल पे मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती हैं। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की परतें। तो आहार नाल में मुख्य रूप से 4 लेयर, 4 परतें पाई जाती हैं। एक लेयर को हम कहते हैं सेरोसा, दूसरी लेयर को हम कहते हैं सबम्यूकोसा, तीसरी लेयर को कहते हैं म्यूकोसा, नेक्स्ट लेयर को हम कहते हैं मस्कुलैरिस। यानी आहार नाल पे मुख्य रूप से 4 प्रकार की परतें पाई जाती हैं, सेरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलैरिस। ये चारों प्रकार की जो परतें होती हैं ये आहार नाल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्लियर? तो ये आहार नाल की 4 परतों का नाम याद रखिएगा, सेरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा एंड मस्कुलैरिस। क्लियर? कल हम लोगों ने डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियों में पढ़ा था सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, जिसमें से टाइलिन एंजाइम का सिक्रीशन होता था। हमारे जो बक्कल कैविटी होती है उस बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है? सलाइवरी ग्लैंड जो होती है हमारे बक्कल कैविटी में 3 पेयर्स होती है, 3 जोड़े होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। यानी अगर हम बात करें अपने सलाइवरी ग्लैंड की, लार ग्रंथि की, सलाइवरी ग्लैंड, तो हमारे बक्कल कैविटी में जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड, ये लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ों में पाई जाती हैं। एक को हम कहते हैं पैरोटिड, दूसरे को हम कहते हैं मैंडीबुलर, और मैंडीबुलर को हम एक नाम से और भी जानते हैं, हो सकता है कहीं कहीं लिखा हो सबमैक्सिलरी, और तीसरे को हम कहते हैं सबलिंगुअल। सबलिंगुअल। तो हमारे बक्कल कैविटी में मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से 3 जोड़ों में पाई जाती हैं, पैरोटिड, मैंडीबुलर या इसी को हम सबमैक्सिलरी कहते हैं, और सबलिंगुअल। प्रश्न ये है कि जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में जो लार ग्रंथि पाई जाती है उसमें इन तीनों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है? पैरोटिड। सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो पैरोटिड। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी हमारी ग्रंथि होती है पैरोटिड। क्लियर? अब प्रश्न इस पे पूछा जा सकता है कि जो सलाइवरी ग्लैंड में तीनों ग्रंथियां हैं ये इनका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्लियर? जो हमारी पैरोटिड ग्रंथि होती है वो हमारी जो बक्कल कैविटी ये होती है, इधर भी है इधर भी है, इन दोनों साइडों पे पाई जाती हैं। मैंडीबुलर जो होती है ये हमारे लोअर जा पे पाई जाती है। सबलिंगुअल जो होती है हमारे अपर जा, ऊपरी जबड़े पे पाई जाती है। अच्छा, हमारे टीथ होते हैं, टीथ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो टीथ के कितने भाग होते हैं? टीथ कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 भागों में। क्राउन सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर नीचे वाला पार्ट, फिर रूट जो मसूड़े के नीचे होता है, गम्स के जो नीचे होता है उसको रूट्स कहते हैं। क्राउन जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है। तो टीथ में मुख्य रूप से टीथ के दंत के 3 भाग होते हैं। क्लियर?
अच्छा, लार ग्रंथियों से कौन से एंजाइम का सिक्रीशन होता है जो भोज्य पदार्थों के पाचन में सही हो? टाइलिन एंजाइम का। या इसी टाइलिन को और किस नाम से जानते हैं? सलाइवरी अमाइलेज, या इसी को हम अमाइलेज एंजाइम भी कहते हैं। बताए थे कल कि जिसके लास्ट में ASE जुड़ जाता है वो एक एंजाइम को रिप्रेजेंट्स करता है। क्लियर? अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हमारी बॉडी में कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ बीमारियां हो जाती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड हैं। अगर उस एंजाइम का प्रॉपर सिक्रीशन ना हो तो हमें कई प्रकार की डिसऑर्डर्स, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। कुछ बीमारियों के नेम जानते हैं जो पाचन से संबंधित हो? अगर हमारा पाचन तंत्र सही नहीं है तो कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं पाचन से रिलेटेड। कुछ पता है? डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का होना, अल्सर। अल्सर हमारे कहीं भी हो सकता है, पेट में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, ईसोफेगस में हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में कमियां। डिसऑर्डर्स का मतलब कमियां। अगर पाचन तंत्र हमारा सही नहीं है तो पाचन तंत्र सही नहीं होने से कई प्रकार की डिजीजेज हमें हो जाती हैं। जैसे एक डिजीज हमारा है अल्सर, दूसरा हमारा है कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कब्ज कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिसेंट्री जिसको हम पेचिस कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां, डिजीजेस कॉज हो जाती हैं अगर हमारे पाचन तंत्र हमारा सही नहीं है। इसलिए एक गांव में लोगों की कहावत और डॉक्टर्स का भी कहना है कि अगर हमें बीमारियों से दूर रहना है तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को फिट रखना होगा, क्योंकि सारी बीमारियां पाचन तंत्र से ही निकलती हैं। हमारा पाचन तंत्र खराब होगा, गैस्ट्रिक के भी पेशेंट हो जाएंगे। डिफरेंट डिजीजेज जो होती हैं पाचन तंत्र से ही होती हैं, तो हमें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सही रखना होगा। अल्सर, पहली बीमारी है अल्सर। अल्सर का मतलब कुछ जानती हैं? कहते हैं उनको अल्सर हो गया है। तो अल्सर जो है हमारे स्टमक में हो सकता है, अल्सर हमारे इंटेस्टाइन में हो सकता है, अल्सर हमारे कहीं भी बॉडी के किसी भी इंटरनल पार्ट में हो सकता है। अल्सर का मतलब होता है घाव, कहीं ना कहीं एक घाव बन जाता है। क्लियर? ये डाइजेशन की वजह से होता है। क्यों घाव बन जाता है? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है और उसमें से HCl, एसिडिटी का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है। तो वो इतना ज़्यादा एसिडिटी सिक्रीट हो रही है कि एक पर्टिकुलर जोन, एक पर्टिकुलर एरिया पर वो घाव कर दे रहा है। और अगर अल्सर का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये आगे चल करके कैंसर में चेंज हो जाएगा। सेकेंड है कॉन्स्टिपेशन। अगर हमारा पाचन तंत्र सही नहीं है, क्लियर, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हमारे पेटों में गैस का बनना, फीकल मैटर्स का हमारे बॉडी से सही तरीके से डिस्चार्ज ना होना, इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है डायरिया। अच्छा, डायरिया और डिसेंट्री हम जानबूझ के यहाँ लिखे हैं। अगर हम डिसेंट्री ना लिखते तो भी हम डायरिया से काम चला सकते थे, लेकिन हमने डिसेंट्री यहाँ जान के लिखा क्योंकि डायरिया और ये डायरिया जो होती है एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है। इसी तरीके से जो अल्सर बीमारी होती है, जब बहुत ज़्यादा हमारे स्टमक में या कहीं भी एसिडिटी कॉज होती है तो उस पर्टिकुलर जोन पे घाव बनने लगते हैं, और जब घाव बनने लगते हैं तो कुछ बैक्टीरिया उस पर अटैक कर देते हैं और वो बैक्टीरिया उसको और भी घाव बनाते हैं और आगे चल करके कैंसर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अल्सर किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो अल्सर जिस बैक्टीरिया से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो बैक्टीरिया है ये अल्सर डिजीज कॉज करता है। ये अल्सर बीमारी हमारे बॉडी में कॉज कर देता है। कॉन्स्टिपेशन बताया। डायरिया भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसमें से ई कोलाई बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो हमारे डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा बताइए, डायरिया का सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है? सुना नहीं क्या? डायरिया हो गया, हैजा,
कहते हैं हैजा हो गया है। हैजा मतलब क्या उसमें सिम्टम शो होता है? वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होता है, क्लियर, हमारी बॉडी वीक होने लगती है। जब हमको डायरिया होगा तो डायरिया के केस में, जब हमको लूज मोशन होता है तो डायरिया के केस में हमारी बॉडी से स्टूल निकलता है, प्लस म्यूकस निकलता है। म्यूकस का मतलब कहते नहीं आंव आ रहा है, वाइट मटेरियल निकलते हैं। स्टूल का मतलब होता है दस्त, क्लियर। उस दस्त के साथ सफ़ेद मटेरियल भी निकलते हैं जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा आंव आ रहा है। तो डायरिया के केस में हमें दस्त भी आएगा और उसके साथ म्यूकस भी निकलेगा, आंव भी निकलेगा, वाइट मटेरियल्स भी निकलेंगे। लेकिन जब हमको डिसेंट्री डिजीज़ हो जाती है तो इसके साथ हमें स्टूल आता है, प्लस सफ़ेद मटेरियल भी निकलते हैं, प्लस ब्लड भी आता है जिसको हम कहते हैं खूनी पेचिश पड़ रहा है, क्लियर। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि डिसेंट्री के केस में खूनी पेचिश होती है लेकिन डायरिया के केस में खूनी पेचिश नहीं होती है। लेकिन दोनों का कॉजेटिव एजेंट, दोनों के वेक्टर, दोनों के बैक्टीरिया, दोनों के एजेंट्स अलग अलग होते हैं। डायरिया बैक्टीरिया के थ्रू होता है, जैसे हमने बताया एस्चेरिचिया कोलाई, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो इस डायरिया के रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन डिसेंट्री एक ऐसी डिजीज़ है जो बैक्टीरिया के थ्रू नहीं होती है। कोई आइडिया है डिसेंट्री डिजीज़ किसके थ्रू होती है? ये प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है। डिसेंट्री डिजीज़ एक प्रोटोजोआ के थ्रू होती है और उस प्रोटोजोआ का नाम है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू डिसेंट्री डिजीज़ हो जाती है। डिसेंट्री को जैसे इंग्लिश में पेचिस को डिसेंट्री कहा ही जाता है, क्लियर। तो पेचिस रोग जो होता है वो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू होता है और ये इसके सिम्टम्स हैं, ये इसके लक्षण हैं, ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अगला डिसऑर्डर्स है हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है कि हमारे ये पाचन तंत्र से ही बीमारियां हैं। अगर हमारा पाचन तंत्र सही नहीं है तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज एक फिक्स अमाउंट में होना चाहिए, ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, नहीं डायबिटीज़ हो जाएगा। ये हाइपरग्लाइसेमिया में क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। हमारा अगर पाचन तंत्र सही नहीं है तो हमें हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो सकता है, इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हमारे शरीर में हो सकती हैं, क्लियर। अच्छा, इन सभी बीमारियों को विदाउट मेडिसिन्स हम कैसे सही कर सकते हैं? बिना दवा के, प्रिकॉशन लेकर के, क्लियर। तो इसलिए एक कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हमें दवा की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी अगर हम अपने बॉडी को प्रिकॉशन में रखें कि जिन जिन चीज़ों से हमें परहेज करना है, जो जो चीज़ प्रिकॉशन करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करके हमें मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, दवा की ज़रूरत नहीं हो सकती है, ठीक। अच्छा, कोई बता सकता है कि हमारा जो आमाशय होता है, स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्टमक, पार्ट्स ऑफ स्टमक, आमाशय के प्रकार, आमाशय के भाग। हमारे आमाशय के स्टमक के 3 भाग होते हैं। एक भाग को हम कहते हैं फंडस, दूसरे पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक, तीसरे पार्ट को हम कहते हैं पाइलोरिक। हमारे आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। अब प्रश्न ये है कि आमाशय में इन तीनों का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ कहाँ होता है? फंडस कहाँ होता है, कार्डियक कहाँ होता है, पाइलोरिक कहाँ होता है? फंडस स्टमक है, स्टमक के अपर साइड यहाँ पे होगा, कार्डियक बीच में होगा, पाइलोरिक स्टमक के लोअर होगा, क्लियर, ओके। ये पाइलोरिक आगे चल करके इंटेस्टाइन, आंत में खुल जाता है, जिससे ईजिली भोज्य पदार्थ वहाँ से सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। तो हमारे आमाशय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। अच्छा, शायद हो सकता है बहुत पहले मैं डिस्कशन किया हूँ कि बहुत लोग जब खाना खाते हैं
तो जब खाना खाते खाते हो जाते तो एक डकार आती है, ओ ऐसे लाइक दिस, तो लोग कहते हैं बहुत खा लिया है, यहाँ तक खा लिया है इसलिए इसको डकार आ रहा है। नहीं, वो यहाँ तक नहीं खाया है, वो स्टमक में ही खाया है। क्लियर? स्टमक में जब वो ज़्यादा खाना होने लगता है तो हमारे इस फंडस पर प्रेशर पड़ता है, और इस फंडस में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। तो जब फंडस पर प्रेशर पड़ता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, हम डकार लेते हैं, ओ इधर। क्लियर? यहाँ तक कभी नहीं खाता है खाना। जैसे जैसे हमारे स्टमक में खाना भरता जाएगा, फंडस पे एक प्रेशर क्रिएट होगी, और उस प्रेशर से जो फंडस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होगी डकार के फॉर्म में बाहर आएगी। क्लियर? तो अब आप मत कहिएगा कि यहाँ तक खा लिया है। क्लियर? अब सोच लीजिएगा कि फंडस पे प्रेशर पड़ रहा है, ये एक सिम्टम्स होता है कि अब तुम खाना बस करो, क्योंकि फंडस पे तुम्हारे प्रेशर पड़ने लगा है। तो लिख लिया आपने कि पार्ट्स ऑफ द स्टमक, स्टमक के 3 भाग होते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां। पाचन तंत्र से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण बीमारी होती है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, बुक में लिखा हो शॉर्ट फॉर्म में MEP, MEM क्या है? P है ना, तो PEM, पैम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, पैम, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ये भी डिजीज पाचन तंत्र से ही संबंधित है। अच्छा बताइए, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार क्या होता है? उचित मात्रा में वर्तमान हो। ठीक है, ऐसे पोषक तत्व जिसमें समस्त प्रकार के न्यूट्रिशंस एक फिक्स अमाउंट में हों, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड सब एक फिक्स अमाउंट में हो, यह हमारा बैलेंस डाइट हो जाता है। लेकिन जब हम अपना संतुलित आहार नहीं लेते हैं, तो संतुलित आहार ना लेने से हमको ये बीमारी हो सकती है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की कमी हो सकती है, और प्रोटीन इज द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी। प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है एक तरीके से, जो हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी। जब ऊर्जा नहीं बनेगी तो हम कोई भी दैनिक कार्य करने में असक्षम होंगे और कह देंगे बड़ी कमजोरी आ रही है, डॉक्टर साहब एक टॉनिक लिख दीजिए। डॉक्टर साहब कैसे टॉनिक लिख देंगे? डॉक्टर साहब तो टॉनिक लिख ही देंगे, भाई उनको अपना दुकान चलाना है, तो ठीक है लो टॉनिक लो। लेकिन उससे बेटर, हमने कहा प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। हम टॉनिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम संतुलित आहार लें। जो वो लिखेगा वो हम नेचुरल फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन जो वो टॉनिक लिख रहा है वो नेचुरल नहीं है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स मिक्स हैं, सही वर्क करेगा भी नहीं करेगा। क्लियर? तो पाचन तंत्र से संबंधित ये भी एक बीमारी हो सकती है, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, पैम। इससे अगर हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की कमी हो गई है, तो प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी को हम कहते हैं मैरासमस, शायद सुना होगा, और दूसरी बीमारी भी सुनी होगी, क्वैसरकोर। क्वैसरकोर। तो अगर हमारे भोज्य पदार्थ में प्रोटीन की कमी है तो हमें 2 ही बीमारियां हो सकती हैं, मैरासमस, क्वासिकोर। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है, तो उसमें ज़्यादातर ये क्वासिकोर एक विकल्प में लिखा रहता है, बाकी और 3 विकल्प लिए रहते हैं। तो याद रखिएगा, मैरासमस और क्वासिकोर एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। क्लियर? अब आइए इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैरासमस जो होता है ये बेलो 1 ईयर चाइल्ड, जो बच्चा 1 साल से कम होता है, अगर उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है तो उसको मैरासमस हो जाता है। लैक्टेशन के थ्रू अगर उसको एनर्जी नहीं मिल रही है और वो बाहरी मिल्क पे डिपेंड है, ऐसा बहुत घरों में होता है, माँ के मिल्क पे नहीं बाहरी मिल्क पे डिपेंड होता, तो उसमें मिलावटें होती हैं, जो एनर्जी उसको चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जो प्रोटीन चाहिए उसको नहीं मिल पाती है। इसलिए 1 साल के कम के बच्चों में
मैरेस्मस डिजीज़ ज़्यादातर देखी जाती है, जिससे उसके बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट ग्रोथ रुक जाता है, कुछ नहीं होता, आगे चल करके वो मेंटल डिसऑर्डर मंदबुद्धि हो जाता है। दूसरा है क्वासीकोर। ये जो बीमारी होती है वो अबव 1 ईयर्स होती है, 1 साल से ऊपर वाले लोगों में होती है, 1 साल से ऊपर वाले बच्चों में होती है, और किसी भी एज में हो सकती है। वो 1 से ऊपर का मतलब बुढ़ापे तक चली जाएगी, लेकिन बच्चों में नहीं होगी ये। इस केस में क्या होता है, इस केस में भी यही होता है, अगर उसको अपने संतुलित आहार में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल रही है 1 साल के ऊपर वाले बच्चों को, तो उनके शरीर में क्वासीकोर हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है। इनके बॉडी का जो मांसपेशियां हैं ये गल जाती हैं, जैसे मसल्स है ना, तभी तो हमारा शरीर अच्छा लग रहा है, ये सब गल जाएंगी, सिर्फ कंकाल ऐसे तरीके से चलता रहेगा, और उसकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, ज़्यादातर स्वेलिंग स्टमक में आ जाएगी, उसका स्टमक इतना बड़ा हो जाएगा और हाथ पतले पतले रहेंगे ऐसे पूरा। मे भी कहीं बुक में दिया होगा तो पिक्चर बनाया होगा। तो ये क्वासीकोर वाला है, जो मांसपेशियों का डेवलपमेंट नहीं होने देता है। क्लियर? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से होने वाली यही 2 मुख्य रूप से बीमारियां हैं। क्लियर हो गया? ये मैरेस्मस क्या होता है और क्वासीकोर क्या होते हैं, और किस स्टेज में होते हैं, किस एज में होते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया पाचन तंत्र के बारे में, थोड़ा सा अध्ययन कर लिया हम लोगों ने पाचन तंत्र। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मानव कार्यकी पढ़ रहे हैं, इसी को कहते हैं। इसके बाद हम प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी पढ़ेंगे। लेकिन मानव कार्यकी में बहुत सारे तंत्र हैं, जिसमें से हम लोगों ने कितने तंत्र को पढ़ा है अभी तक, कोई आइडिया है? मानव कार्यकी हमने शुरू किया है, इसमें हमने एक ही तंत्र तो पढ़ा, पाचन तंत्र पढ़ा है, तो बहुत सारे तंत्र, जनन तंत्र, तो सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं। तो आज हम थोड़ा सा एक दूसरा तंत्र भी स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है, सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है, हाँ सही से बता रही हो, तंत्रिका तंत्र, बहुत सही, नर्वस सिस्टम। क्लियर? तो हमारा नेक्स्ट सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। शरीर का बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है, तो सारे महत्वपूर्ण तंत्र, ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हैं, तो चलो दूसरा नहीं काम करेगा, लो इसी से करवा लो। क्लियर है? तो हैं सारे महत्वपूर्ण तंत्र, किसी भी तंत्र को हमको गुस्सा नहीं होने देना है, ये कह करके कि ये तंत्र बहुत बढ़िया है, नहीं कहेगा चलो तो हम रुक गए, करवा लो काम। अब ये अगर रुक गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऑर्डरवे नहीं पास करने देगा, करो तब। क्लियर? तो हमारे शरीर की जितनी भी तंत्र होते हैं सब महत्वपूर्ण ही तंत्र हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। शी इज राइट, इन्होंने सही कहा, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन है। हमारे शरीर में मिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब हम यहाँ पे एक रफली डायग्राम बनाएंगे न्यूरॉन्स का, एक पर्टिकुलर न्यूरॉन का बनाएंगे, और इसी तरीके से हमारे शरीर में मिलियंस न्यूरॉन होते हैं, एक पर्टिकुलर सेल में मिलियंस न्यूरॉन्स होंगे। क्लियर? न्यूरॉन्स का क्या काम है? मैसेज को कन्वे कराना, मैसेज को ट्रांसफ़र कराना। तो आइए देखते हैं एक सिंगल न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो आप बुक में भी देखिएगा, तो आपको एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर से दिखाई देंगे न्यूरॉन के। ये हमारा एक सिंगल न्यूरॉन है, ऐसे। और इसी पे एक लाइनिंग होती है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर एक सिंगल न्यूरॉन है। इसी तरीके से लाखों न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। न्यूरॉन के इस वाले पार्ट्स को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स अभी सभी के फंक्शन बता रहे हैं। ये जो होता है इसको हम कहते हैं, न्यूरॉन के अंदर है इसलिए हम इसको कहते हैं नर्व न्यूक्लियस। ये हमारा है नर्व न्यूक्लियस, तंत्रिका केंद्रक।
इसी के अंदर कुछ द्रव पदार्थ भरे होते हैं, इस द्रव पदार्थ को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म माने लिक्विड होता है। जो न्यूक्लियस के नज़दीक वाला ये वाला जो भाग है, ये लाइनिंग छोड़ करके इस वाले भाग को कहते हैं साइटोन, इस वाले भाग को कहते हैं एक्सॉन। ये जो लाइनिंग बनी हुई है, इस लाइनिंग को कहते हैं माइलिन शीथ। शीथ मतलब होता है कवर, माइलिन शीथ। ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं, 3 नाम है इसके, इसको हम कहते हैं, कहीं कहीं बुक में लिखा है सिनैप्टिक क्लिफ्ट, इसी को हम कहते हैं नर्व नोड, नर्व नोड ORR। इसी को एक नाम से और जानते हैं गैंग्लियन, इसी को गैंग्लियन भी कहते हैं। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है, ये नर्व एंडिंग पॉइंट है, नर्व नोड या नर्व एंडिंग भी बोल देते हैं, सिनैप्टिक क्लिफ्ट भी कहिए, नर्व नोड कहिए या गैंग्लियन कहिए। तो ये एक सिंगल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसी तरीके से मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के एक पर्टिकुलर सेल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सबका अलग अलग फंक्शन होता है। अच्छा, एक प्रश्न ये है कि सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर दूसरा न्यूरॉन इससे अटैच होगा तो किस पार्ट से अटैच होगा? अगर दूसरे न्यूरॉन को हम इसमें जोड़ें तो किस पार्ट से जुड़ेगा? याद रखिएगा, इसी पार्ट से जुड़ेगा, सिनैप्टिक क्लिफ्ट से या नर्व एंडिंग से या गैंग्लियन, यहीं से दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा, बाकी किसी पार्ट से अटैच नहीं होगा। यहीं से सारे न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ करके एक चेन बना लेते हैं, जो इजीली वे में मैसेज कन्वे कर दिया जाता है नर्व इम्पल्सेस के थ्रू। क्लियर हो? अब आइए देखते हैं, ये स्ट्रक्चर यहाँ रहने देते हैं, एक थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं हम। जर्क, जर्क जानती हैं? जर्क माने झटका। जर्क का मतलब होता है झटका। जैसे आप लोग हैं, सुबह में किचन में जाके रोटी बनाती होंगी, तो जल्दी जल्दी में अगर रोटी बनाती हैं तो अगर हाथ आपका तवे पे पड़ गया तो आप हाथ ऐसे कर लेती हैं। सब न्यूरॉन्स हैं, ऐसे की न्यूरॉन्स का खेल है। कोई आदमी फ्लावर प्लग करने गया, कांटे चुभ गए, हाथ ऐसे कर लिया, ये मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं मांसपेशियां। कैसे? कोई भी झटका, चाहे आप रोटी बना रही हो, चाहे फ्लावर प्लग कर रही हूँ, कोई भी झटका जब आता है तो सबसे पहले हमारी स्किन, त्वचा एक्सेप्ट करती है, इसी पे लगता है। तो स्किन ने एक्सेप्ट किया किसी भी जर्क को, इसलिए स्किन हो गया रिसेप्टर। रिसेप्टर माने ग्रहण करने वाला। स्किन ने सबसे पहले किसी भी जर्क को एक्सेप्ट किया, और जैसे ही स्किन ने एक्सेप्ट किया, ये डेंड्राइट्स का काम शुरू। फौरन डेंड्राइट्स मैसेज करेगा। डेंड्राइट्स का एक ही काम होता है, मैसेज करना। फौरन डेंड्राइट मैसेज करेगा साइटोन को, साइटोन तुरंत मैसेज कर देगा एक्सॉन को, एक्सॉन मैसेज कर देगा हमारे इफेक्टर ऑर्गन को, जो प्रभावित होने वाले अंग हैं। इफेक्टर, अगर वो रिसेप्टर है तो यहाँ ये इफेक्टर हो जाएंगे, जैसे मसल्स, मांसपेशियां। ये सारा खेल विद इन नैनो सेकेंड होता है, सेकेंड भी नहीं लगते हैं, उससे भी कम लगता है, उसको नैनो सेकेंड कहते हैं। और तवे पे हाथ पड़ी, हम ऐसे कर लिए, ये सारा हो जाता है। ये सारे एक दूसरे को मैसेज कर करके ब्रेन के पास पहुंचाते, ब्रेन फ़ौरन उससे रिलेटेड नर्व्स को ऑर्डर दे देता है और फ़ौरन ये सारे काम हो जाते हैं। तो अगर कोई भी फिजिकली इंजरी हो रही है या कोई जर्क हमको लग रहा है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं और विद इन नैनो सेकेंड होते हैं, और हम वहाँ अलर्ट हो जाते हैं, हाथ को ऐसे कर लेते हैं। इफेक्टर क्यों कहा? प्रभावित होने वाले अंग, क्योंकि मांसपेशियां ही प्रभावित होती हैं सबसे पहले, उसी को हम ऐसे कर लेते हैं, ये टाइट हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो डेंड्राइट्स का क्या काम है? किसी भी मैसेज को कन्वे करना। डेंड्राइट्स मैसेज कन्वे करता है साइटोन को, साइटोन करता है एक्सॉन को, और उससे प्रभावित होने वाले अंग प्रभावित हो जाते हैं। जलना है तो जल जाएंगे। क्लियर? ये सब विद इन नैनो सेकेंड्स हो जाते हैं। तो ये बना लिए हैं। क्लियर हो गया चीज़? ओके। अभी तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, अभी तो मेन नर्वस सिस्टम बचा हुआ है। प्रश्न ये है कि नर्वस सिस्टम
तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं, तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है? तो नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा इसको CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे को हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? PNS। तो सिर्फ दो चीज़ याद रखिएगा कि तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं, CNS और PNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र आगे चल करके दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक को कहते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक, N फॉर नर्वस, S फॉर सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरे को हम कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वचालित तंत्रिका तंत्र, स्वचालित जो स्वयं चलती रहती है। क्लियर? ये जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होती है, ये आगे चल करके ये फिर दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरे को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरा, बड़ा कठिन नाम है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये स्केच हुआ परिधीय तंत्रिका तंत्र का। दो प्रकार की होंगी, जिसमें स्वचालित तंत्रिका तंत्र आगे चल करके दो भागों में विभाजित होगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी तो ये बचा हुआ है, ये तो मुख्य यही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं ब्रेन, ये दो भागों में विभाजित होता है, ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड, ये वाला स्पाइनल कार्ड। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है, मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन से जो नर्व निकलती है, प्रश्न पूछा जाता है उस नर्व को क्या कहते हैं, ब्रेन से जो तंत्रिका निकलती है उस तंत्रिका को क्या कहते हैं, इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिका निकलती है उस तंत्रिका को क्या कहते हैं। तो ब्रेन से जो तंत्रिका निकलती है उस तंत्रिका को कहते हैं, ये वाली यहाँ की जो तंत्रिकाएं हैं, इस तंत्रिका को कहते हैं क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व। और इसके नाम से ही क्लियर है, स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उसको कहते हैं स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। कभी कभी जब आप हेडेक होता है, आपको सर में दर्द होता है, तो बाम लगवाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने हाथ से इसे पकड़ करके यहाँ पुश करते हैं ना, ऐसे करके, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन फील होता है। उसका रीज़न ये है कि ये क्रेनियल नर्व हमारी यहीं होती है। जब हम इसमें पुश करते हैं तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्शन से ये हमें रिलैक्सेशन फील कराते हैं। जब भी कहीं भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिलैक्सेशन ज़रूर होगा। कोई भी चीज़ अगर सिकुड़ेगा तो फैलेगा ज़रूर। तो आगे यहाँ पे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तभी हेड पेन हो रहा है, तो जब हम इसको पुश करते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन भी होने लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको रिलीफ मिलने लगता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो टाइप का होता है, एक है ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? ब्रेन के 3 भाग होते हैं, सही कहा इन्होंने, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। दूसरा प्रश्न, हमारे मस्तिष्क कितने हेमीस्फीयर में बटा होता है?
हमारा मस्तिष्क 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। इसे बीच से जब आज स्कल, ये खोपड़ी है, स्कल है जो मस्तिष्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसको जब हम निकालेंगे तो ऐसे देखेंगे यहाँ भेजा जिसको कहते हैं उसी को ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पे से बीच में से लाइनिंग चीरा पड़ा होगा, तो एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। हेमिस्फीयर की बात होगी तो 2 हेमिस्फीयर में हमारा ब्रेन डिवाइड होगा। ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। आइए देख लेते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, दूसरे को कहते हैं मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, तीसरे को कहते हैं पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन। तो हमारा ब्रेन 3 भागों में विभाजित होता है। लेकिन यही काम नहीं खत्म हो जाता है। हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, यही काम क्यों नहीं खत्म हो जाता है? क्योंकि अग्र मस्तिष्क के भी कई भाग होते हैं। क्लियर? आइए देख लेते हैं। फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? फोर ब्रेन का पहला भाग है ओल्फैक्टरी, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे ओल्फैक्टरी रीजन। दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रम, तीसरा पार्ट होता है डायनसीफेलॉन, इसी डायनसीफेलॉन में हम 2 चीज़ों का और अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि डायनसीफेलॉन में 2 विशेष प्रकार के घटक प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं थैलमस और दूसरे को कहते हैं हाइपोथैलेमस। नाम सुना होगा, हाइपोथैलेमस। इसी हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर? ये दोनों पार्ट डायनसीफेलॉन के ही पार्ट हैं, डायनसीफेलॉन के ही कंपोनेंट हैं। कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे जब फोर ब्रेन लिखा होगा तो डायनसीफेलॉन ना लिख करके ये दोनों पार्ट लिख दिए होंगे। क्लियर? तो इससे कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों इसी के ही घटक हैं। तो हाइपोथैलेमस अग्र ब्रेन के डायनसीफेलॉन पार्ट में पाया जाता है और इसी हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। चलिए पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फोर ब्रेन का जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, इसका क्या कार्य है, ये करता क्या है? जैसे अभी कोई परफ्यूम लगा के आया होगा, ऐसे हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं बड़ी अच्छी खुशबू है, कहीं कचरा कूड़ा है, बड़ी बदबू है। क्लियर? ये नोज़ नहीं कराता है, ब्रेन कराता है। किसी भी प्रकार के स्मेल को, सुगंध दुर्गंध को पहचानने का काम अग्र मस्तिष्क का ओल्फैक्टरी रीजन कराता है। तो ओल्फैक्टरी टू डिटेक्ट द स्मेल, किसी भी प्रकार के सुगंध या दुर्गंध को पहचानने में अग्र मस्तिष्क का ओल्फैक्टरी पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हो गया चीज़? तो नाक तो जो लगा के आए वो स्प्रे को पास कराता है, उसके गैसियस फॉर्म को सिर्फ नाक पास कराता है, ओल्फैक्टरी तक ले जाता है, पास करा करके ऐसे किया, अब वो पास करा दिया गैस को, बस इतना ही काम किया। अब डिटेक्शन करेगा ओल्फैक्टरी, पता लगाएगा ओल्फैक्टरी अच्छा सुगंध है कि बदबू है। सेकेंड है सेरिब्रम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? जिसका जितना स्ट्रांग सेरिब्रम होगा वो उतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उतने ज़्यादा बुद्धिमान होगा, उसकी मेमोरी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो सेरिब्रम क्या करता है? बुद्धिमत्ता शक्ति को बढ़ाता है, ज्ञान को बढ़ाता है, याददाश्त मेमोरी को बढ़ाता है। तो ये सेरिब्रम का काम है। क्लियर? अब प्रश्न कहीं कहीं हम पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं जैसे ही इसको बताते हैं वैसे सब क्लिक कर जाता है, सर कैसे बढ़ाएंगे? भाई ये स्टूडेंट का तो भाई ये तो अधिकार है कि अगर आप कह रहे हैं बड़ा स्ट्रांग होगा तो हम बुद्धिमान होंगे, तो बताइए बढ़ाएंगे कैसे? हम भी बुद्धिमान बनना चाह रहे हैं। तो ये एकाग्रता से बढ़ता है। अगर हम अपने ध्यान को कहीं एकाग्र करें, जिसको हम मेडिटेशंस कहते हैं। क्लियर? तो मेडिटेशन के थ्रू हम अपने सेरिब्रम को पावरफुल बूस्ट कर सकते हैं, पावरफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट है डायनसीफेलॉन पे तो चर्चाएं हो चुकी हैं कि डायनसीफेलॉन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहते हैं, और ये दोनों एक ग्लैंड हैं, ये दोनों एक ग्रंथियां हैं। इन दोनों ग्रंथियों का अध्ययन हम अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ेंगे। क्लियर?
हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अभी हम बाद में मिड ब्रेन की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। पक्ष मस्तिष्क, कहते नहीं, यहाँ नहीं मानना चाहिए, छोटा दिमाग होता है। पक्ष मस्तिष्क, और सही नहीं मानना चाहिए। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं पोन्स, दूसरे को कहते हैं, ये देखो ये सेरिब्रम है, अब हम लिखने जा रहे हैं सेरिबेलम, इसको कहते हैं सेरिबेलम। और तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो पक्ष मस्तिष्क के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब देखो दोनों में अंतर है और दोनों के फंक्शन में भी, कार्य में भी अंतर है। पोन्स हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया में मदद करता है, रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। पोन्स श्वसन क्रिया के साथ साथ और भी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में पोन्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पोन्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि श्वसन, सांस लेते हैं निकालते जो हैं, उस प्रक्रिया में पोन्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा सेरिबेलम, सेरिबेलम का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी देखिए, हम स्कूलों में जब प्रेयर होता है, प्रार्थनाएं होती हैं, तो लाइन लग के प्रार्थना होती है, बहुत से बच्चे वहीं चकरा के गिरने लगते हैं, बहुत आंखों के सामने धुआं आ जाता है, वहीं गिर जाते हैं, उनको लेके आना पड़ता है। सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। अगर आप बैठी हैं तो इसकी वजह से, नहीं तो वहीं चक्कर आता है, इसे बैठे बैठे चक्कर आता है। हम पढ़ा रहे हैं तो इस सेरिबेलम की वजह से, नहीं थोड़ी देर पढ़ाने के बाद चक्कर आ रहा है। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये सब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सब चक्कर यहीं से आता है। तो सेरिबेलम हमारे शरीर के संतुलन को व्यवस्थित करता है, शरीर के बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारे हृदय दर को नियंत्रित करता है और रेगुलेट भी कराता है। जैसे हम बहुत तेज़ दौड़ते हुए जब आते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, अगर ये कंटिन्यू रुके ना बढ़ी रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। धीमे धीमे हार्ट बीट नॉर्मल होने लगती है। नॉर्मल कराता कौन है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। कभी कभी आप देखे होंगे ठंडक में बहुत लोगों को शरीर पे कहीं ना कहीं सूजन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और कुछ टाइम के बाद में वो सूजन नॉर्मल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये सूजन को कंट्रोल कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हमारे शरीर पे स्वेलिंग को भी कंट्रोल कर सकता है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल कर सकता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये बताइए, हम 1 मिनट में हृदय गति क्या होती है? हार्ट बीट 72। क्लियर? लेकिन जो एवरेज अगर हम देखा जाए, एग्जैक्ट तो 72 पर मिनट बोला जाता है, लेकिन अगर एवरेज हार्ट बीट की बात की जाए तो 72 टू 75 पर मिनट होता है। थोड़ा सा वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, थोड़ा सा वैरी, इसलिए एक एवरेज इसकी क्वांटिटी जो होती है, कभी कभी प्रश्न अगर एवरेज में पूछेगा तो 72 टू 75 होगा, लेकिन अगर ये एवरेज ना दिया होगा, एग्जैक्ट दिया होगा तो 72 पर मिनट होगा। क्लियर हो गया? पोन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन जो होता है बेसिकली इसका रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड होता है। रिफ्लेक्स एक्शन, तो आइए थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं। प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन, वैसे रिफ्लेक्स एक्शन की इकाई क्या होती है? हाँ, मेरुरज्जु नहीं, मेरुरज्जु किसको कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं ना। हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आर्क माने चाप लगाना, मैथ में जानती होंगी।
कहते नहीं आर्क लग बनाओ, चाप बनाओ, लाइक दिस। तो रिफ्लेक्स एक्शन की जो इकाई होती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रतिक्रियाएं जो अपने आप होती हैं हमारे शरीर में, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे बैठे बैठे एक बैग हंसने लगना, रोने लगना, चिल्लाने लगना, क्लियर, ये सब शरीर में एक बैग होगा। क्योंकि अगर हम कहें रो तो नहीं रोएंगी, हंसो खूब नेचुरली हंसो तो हम नेचुरली तो नहीं हंसेंगे, लेकिन प्रेशर मारेंगे तो लाइक दिस ऐसे हंस देंगी, दिखावापना, क्लियर, लेकिन नेचुरल हंसी नहीं आएगी। तो ये सो जब नेचुरली रोना, नेचुरली हंसना, ये सब सारी क्रियाएं रिफ्लेक्स एक्शन पे निर्भर करती हैं, प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं पे ही निर्भर करती हैं। क्लियर हो गया। कखिंग, खांसना, कहेंगे खांसो तो ज़बरदस्ती तो खांसी लेगा आदमी, छींकना छींक ही लेगा ज़बरदस्ती, लेकिन नेचुरली जो खांसी है, छींकना है, हंसना, रोना, गाना, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन पे डिपेंड करती हैं। जब ये एक्टिवेट होगा तो वो नेचुरली चीज़ होने लगेंगी, हम गाने लगेंगे, हम रोने लगेंगे, हंसने लगेंगे, खांसने लगेंगे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं रिफ्लेक्स एक्शन पे होती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब शरीर सडनली कोई वर्क हमारे शरीर में होने लगे। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कंडीशन हो, और दूसरे को कहते हैं अनकंडीशनल, जिसमें कंडीशन ना हो। अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें कंडीशन ना हो। कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये ट्रेनिंग बेस्ड होता है। ट्रेनिंग बेस्ड, कोई किसी चीज़ की ट्रेनिंग अगर हम करवाएं। लेकिन जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये जेनेटिकली होता है। जेनेटिकली जो मम्मी दादा परदादा से हमको मिलती हैं जेनेटिक्स के थ्रू। तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन जेनेटिकली होता है, और कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो ट्रेनिंग बेस्ड होता है। अब आइए समझ लेते हैं ट्रेनिंग बेस्ड क्या होता है। जैसे कोई एक डॉग है, कुत्ता है, कुत्ते का अच्छा एग्जाम्पल है। डॉग है, अगर हम पर डे 10 बजे एक बेल बजा करके और वहाँ पे उसका फूड रखा हो, डेली हम 10 बजे एक बेल बजाएं और उसको ट्रेनिंग दें, ले जाएं खाने के पास, खाना खिलाएं, फिर लेके आएं। दूसरे दिन फिर एग्जैक्ट 10 बजे घंटी लगाएं और उसको उस खाने के पास ले जाएं, ले आएं। आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद जैसे आप घंटी लगाएंगे उसके मुंह में लार आने लगेगा कि मेरे खाने का टाइम हो गया, अब हमको वहाँ जाना है, अपने आप चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग बेस्ड कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। दूसरी चीज़ होती है अनकंडीशनल, जो जेनेटिकली होती है, जो हमें अपने पिता से नहीं मिली तो दादा से नहीं मिली तो परदादा से। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हुए चले आते हैं। जैसे आप लोग इतने लोग बैठे हैं, कोई ना कोई एक आदत आप में है, यह 100% है, जिसको आप दिन भर में 10 से 15, 20, 25 बार आप करते हैं, लेकिन आपने कभी एनालिसिस नहीं किया होगा। आज से एनालिसिस करिएगा कि वो कौन सी आदत है जो हम दिन में 15-20 बार दोहराते हैं। जैसे बहुत लोग होता है उंगलियां करने लगते हैं, ये आदत है, कई बार वो करते हैं दिन भर में, लेकिन उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं। कुछ होते हैं पढ़ते पढ़ते खजवाने लगते हैं, साला। कुछ होते हैं मैलिए छुड़ाते हैं ऐसे, कुछ होते हैं तो ऐसे रगड़ते रहते हैं, पता नहीं क्या। कोई ना कोई एक आदत सभी में है, क्लियर। उसको हम कहते हैं का अनकंडीशनल जेनेटिकली, ये इनके पिता में होगा, पिता में नहीं तो दादा में होगा, दादा में नहीं तो परदादा में होगा। वो पीढ़ी ती पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हुए वो आदत चली आ रही है, तो उसको हम कहते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। बहुत लोग को आपने देखा नाक में उंगलियां डाले रहे, पता नहीं क्या नाक में मिलता है, हरदम निकालते रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप की हैबिट होती है जो दिन भर में कई बार करते हैं, क्लियर। तो ये सब चीज़ें होती हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर, जो जेनेटिकली होती है, दादा परदादाओं से होते हुए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली आती है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक था सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा था ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस में हमने देखा कि एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अभी आपने लिखा होगा
ये दोनों तंत्रिकाएं एक दूसरे के अपोजिट विपरीत कार्य करती हैं। जैसे अगर ये किसी भी चीज़ को रेगुलेट कराएगा तो वो उसको कंट्रोल कर लेगा। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँख आप ऐसे से करती हैं, ब्लिंक कराती हैं, तो ये जो पलक को झुकाने का काम है ये सिंपैथेटिक करता है। फिर पलक उठ जाता है, पैरासिम्पैथेटिक करता है। तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँखों के पलकों का फड़कना किस तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करता है। क्लियर। हमारे शरीर से आप देखती होंगी पसीना निकलता है, कुछ टाइम के बाद में पसीना निकलना बंद हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। शरीर से पसीना निकालने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है और उसको कंट्रोल करने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। हमारे एनस, गूदा द्वार में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ता और फैलता है, तो सिकोड़ने का, फैलाने का काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा और उसको सिकोड़ने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। तो ये सारे तंत्रिकाएं एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया है? ओके। सोमैटिक नर्वस, इसलिए इसको ऑटोनॉमस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वचालित तंत्रिका तंत्र पे है, इसमें हमारा कोई इच्छा नहीं है। ये अपने अकॉर्डिंग इसको ब्लिंकिंग ऑफ आइज कराएगा, स्वेटिंग क्रिएट कराएगा, एनस में कॉन्ट्रैक्शंस लाएंगे, ये सब स्वचालित तंत्रिकाओं तंत्र पे निर्भर होती हैं। सोमैटिक, सोमा मतलब होता है शरीर, शरीर की एक्टिविटी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, शरीर की कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको कंट्रोल और रेगुलेट कराने का काम कौन करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम करेगा। अच्छा, एक ऐच्छिक प्रतिक्रिया बताइए हमारे शरीर में जो ऐच्छिक प्रतिक्रियाएं हैं, एक दो ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं का उदाहरण दीजिए। दो प्रतिक्रियाएं होती हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो ऐच्छिक प्रतिक्रियाओं का मतलब जो हमारी इच्छा पर निर्भर हो, हाथ का हिलाना, गर्दन का हिलाना। अनैच्छिक प्रतिक्रिया क्या होती है? जो हमारी इच्छा पर निर्भर ना हो, छींक आना, हंसना, हार्ट बीट। हम हार्ट बीट अपने अकॉर्डिंग तो करा नहीं सकते हैं, वो नेचुरली होगा। क्लियर। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो रेस्ट पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।